मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन का चैप्टर आगे से पढ़ाएंगे। तो आज का है क्या है, भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण। कल हम आपने पढ़ाया था, हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था कि किस तरह के अधिशोषण से दो प्रकार के, एक भौतिक या वंडरवॉल एड्जॉर्प्शन और दूसरा क्या था आपका रासायनिक अधिशोषण या केमिकल एड्जॉर्प्शन। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको बताएंगे भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये क्या है, आप देखते चलिए। अवशिष्ट प्रकृति यानी नॉन स्पेसिफिक नेचर, गैस का अधिशोषक के सतह पर अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, क्या है, पृष्ठ पर जो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है गैस का, वो क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है कि ये क्या है आपका विशिष्ट, यानी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, पर्टिकुलर उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस क्यों कि देखिए, उसका मुख्य कारण अधिशोषक तथा अधिशोष के मध्य उपस्थित दुर्बल वंडरवॉल बल है, जिनकी उत्पत्ति विशिष्ट पदार्थ से संबंधित नहीं होती है। अब आप आगे देखिए, इसमें रखा अधिशोष या गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ क्या है आपका, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और गैस। ठीक है, तो इसके लिए हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, वे गैस हैं जिनका क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर दाब लगाने पर आपकी जो गैस है वो क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। तो जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है वो निम्न क्रांतिक ताप वाली तुलना में अधिक अशोषित क्या होती है, अधिशोषण होती हैं। यानी जिनका क्रांतिक ताप ज़्यादा है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, वजह उसके जिनका क्रांतिक ताप क्या है, कम है। तो देखिए उदाहरण आप देख रहे होंगे, उदाहरण देखिए SO2। ठीक है, SO2, अमोनिया, HCl, CO2, इनका क्रांतिक ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, बजाय H2O2। यानी अगर सेम एरिया का हम ले रहे हैं, देखिए नीचे दे रखा है आपको, इसे देखिए, अगर आपने 298 केल्विन व एनटीपी मतलब नॉर्मल ताप दाब पर 1 ग्राम चारकोल द्वारा अवशोषित गैसों का आयतन देखा, तो देखिए क्या क्या दिखेगा आपको। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 4.7 आयतन हुआ है, क्रांतिक ताप 33 है। जैसे क्रांतिक ताप देखिए बढ़ता जा रहा है, इसका आपका भर के 324 हुआ है, तो इसका HCl का क्या है 72, लास्ट में 430 हुआ है, तो इसका क्या है 380। अब आगे देखिए, नोट क्या है कि क्रांतिक ताप में वृद्धि होने पर सरलता से द्रवित, ठीक है, सरलता से द्रवित होने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा इस कारण अधिशोषण में वृद्धि होती है। यानी क्रांतिक ताप अगर जिसका बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, इजीली दाब लगा के हम उसको अधिशोषित, उसको क्या कहते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। फिर अधिशोषण की एंथैल्पी हमने आपको बताई थी। एंथैल्पी क्या थी, जब 1 मोल एब्जॉर्ब हो रहा था किसी किस पे, अधिशोष्य पे, जो आपका एड्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हो रहा था, तो उसमें जितनी ऊर्जा निकल रही थी उसे एंथैल्पी कह रहे थे, कल हम आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंथैल्पी क्या होगी, बहुत कम। अधिशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु ये क्या है आपका, इसमें वंडरवॉल फोर्स होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन पावर होती है, जो कि बहुत कम होती है। तो इनकी क्या है, एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। फिर आ जाइए उत्क्रमणीय प्रकृति, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, यानी कि जिस तरह से आपका हमने किसी चीज़ पे एब्जॉर्ब करा, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने कॉटन पे पानी एब्जॉर्ब किया था, फिर निचोड़ दिया था उसको। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन यानी वो चीज़ है जिसमें हमका रिवर्सिबल, आसानी से रिवर्स हो जाएगा। तो यही है, सामान्यतः ठोस पर गैसों का भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। अंतः साम्यावस्था शीघ्रता से प्राप्त होती। साम्यावस्था वो जिसपे क्या होता है, जितनी क्रिया आगे चल रही है उतनी क्रिया किधर चलेगी, पीछे चलेगी। तो इस पर क्या है, ये आपका इसमें रिवर्सिबल, यानी कि हमने जैसे ठोस पे गैस एब्जॉर्ब कर ली और थोड़ी देर बाद जब एब्जॉर्ब होनी बंद हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद जैसे ही हमने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो वापस निकल जाएगी। ताप का प्रभाव ये होता है कि क्योंकि आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी। तो देखिए भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ला शातले का नियम हम लोगों ने 11th में पढ़ा। ला शातले का नियम क्या है, ला शातले का नियम ये है कि अगर हम साम्यावस्था पे ताप दाब या आयतन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस दिशा में चलती है जिसमें ताप दाब या आयतन का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी ताप अगर बढ़ाया जा रहा है तो वो ताप बढ़ाया हुआ एब्जॉर्ब हो रहा है, या दाब बढ़ाया जा रहा है तो दाब का जो बढ़ाया हुआ है वो सही एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि यूटिलाइजेशन जहाँ हो रहा है उस डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। तो इसमें क्या होगा, जब हम ताप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ताप बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ चलेगी, यानी कि गैस बाहर निकल जाएगी। फिर है दाब का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव देखिए क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि दाब बढ़ाने पर क्या होगा, ये आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो देखिए दाब में वृद्धि के साथ गैस की भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है, क्योंकि गैस के
क्रांतिक ताप के समीप अधिशोषण तीव्रता से होता है। अगर हम क्रांतिक ताप पे दाब को बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या होगा, अधिशोषण तीव्रता से हो जाएगा। अब जाइए निम्न सक्रिय ऊर्जा, लो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है या सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा जो कण अगर एब्जॉर्ब कर ले उसके बाद ही आपका रिएक्शन शुरू होती है, उसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। यानी किसी चीज़ को सक्रिय करने, यानी कणों को सक्रिय करना जिससे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, तो वो है सक्रिय ऊर्जा। यानी भौतिक अधिशोषण में किसी भी प्रकार के रासायनिक आबंध का निर्माण नहीं होता है, अर्थात किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। इस कारण यह अधिशोषण निम्न सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी पर संपन्न हो जाता है। यानी इसमें हमें सक्रिय ऊर्जा कितनी चाहिए या एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? बहुत कम, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनना है, केमिकल बॉन्ड। अब आइए आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या है। भौतिक अधिशोषण में किसी भी प्रकार का रासायनिक आबंध का निर्माण नहीं होता है, अतः यह एक क्या है, भौतिक। क्या है ये? भौतिक। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ते हैं, आगे समझाते हैं हम आपको कि रासायनिक अधिशोषण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये क्या है? विशिष्ट प्रकृति। अभी पिछली बार हमने पढ़ी थी भौतिक में, वो विशिष्ट नहीं थी, नॉन स्पेसिफिक थी, स्पेसिफिक नेचर है। यानी किस सरफेस पे क्या चीज़ एड्सॉर्ब होगी वो स्पेसिफाइड है, किस सरफेस पे क्या चीज़ एड्सॉर्ब होगी वो क्या है, स्पेसिफाइड। तो ये है रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकार का होता है। यह केवल उसी परिस्थिति में संभव है जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य रासायनिक आबंध का निर्माण की संभावना होती है या संभावना हो। यानी तभी पॉसिबल है जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में रासायनिक आबंध बने, तभी होगा, अन्यथा कि उसमें नहीं, जबकि वहाँ वो नॉन स्पेसिफिक था। तो इसमें देखिए जैसे प्लेटिनियम, पैलेडियम आदि संकरण धातुओं द्वारा, ठीक है, पैलेडियम प्लेटिनम संकरण धातु द्वारा या निकेल द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, ठीक है, इनके हाइड्राइड का के निर्माण करता है। तो हमने आपको पिछले दिखाया था निकेल, देखिए निकेल वाला हमने जो आपको दिखाया था, पीछे मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये देखिए निकेल वाला दिखाया था, एड्सॉर्प्शन किस तरह से हो रहा था। तो ये क्या है आपका, इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए अधिशोषण की एंथैल्पी, अब जब हमने बताया था केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो जब केमिकल बॉन्ड बनने का ये क्या है आपकी रिएक्शन, ठीक है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ठीक है, अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो इसमें वो बॉन्ड अच्छी से बनेगा जिसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो देखिए आपका ये है, अधिशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, कुछ क्या है आपका की छोड़कर, क्या अपवादों को छोड़ के, कुछ अपवादों को छोड़कर, तथा इसमें अधिशोषण व अधिशोषक के मध्य, ठीक है, रासायनिक आबंधों का निर्माण होता है। तो क्या होता है, इसमें निहित शोषण ऊष्मा, अधिशोषण ऊष्मा का मान भौतिक अधिशोषण ऊष्मा के मान से बहुत अधिक होता है। जब केमिकल बॉन्ड बनता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड या जो भी बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा बहुत अधिक निकलती है। वो कितनी होती है, 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल। और वहाँ क्या थी आपकी, वहाँ थी आपकी, देखिए दिखाया था हमने आपको, वहाँ थी 20 से लेके 40, वहाँ कितनी थी आपकी, 20 से लेके 40 मोल, ठीक है, एंथैल्पी का मान कम था। जबकि इसमें क्या है आपका, एंथैल्पी का मान 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसमें क्या हो गया आपका, अधिशोषण का निर्माण, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक है। फिर गैस की प्रकृति, अब देखिए क्रांतिक ताप में परिवर्तन का गैस रासायनिक अधिशोषण पे प्रभाव क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी क्रांतिक ताप का अगर हम परिवर्तन करें तो उससे अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार अधिशोषण केवल अधिशोष्य या गैस के, ठीक है, अधिशोषक की सतह पर जो रासायनिक आबंध बनने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है। यानी क्रांतिक ताप बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ता। असर किस पे पड़ता है कि जो आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, यानी अधिशोष्य और अधिशोषक है, उसके बीच में जो रासायनिक बंध बनेंगे वो कितने प्रबल बनेंगे। फिर है आपका अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि भौतिक अधिशोषण के समान रासायनिक अधिशोषण के समान रासायनिक अधिशोषण में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे अनइवन है, ये मैंने बताया ना, अनइवन सरफेस है, ये भी अनइवन सरफेस है। देखिए दोनों अनइवन सरफेस है, यानी कि आपकी सतह खुदरी है, तो सतह खुदरी होगी तो उसमें क्या होगा, अधिशोषण ज़्यादा होगा, बजाय आपका जो ये चिकनी सतह है इसमें कम होगा। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। आगे आ जाइए, आगे पढ़ते हैं हम आपका
क्या दे रखा है, उच्च सक्रिय ऊर्जा, हाई एक्टिवेशन, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो परमाणु है उनके अंदर सक्रिय ऊर्जा या हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें देख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं के समान, अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के समान, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अधिशोषण में भी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। बॉन्ड बनना मतलब रासायनिक अभिक्रिया होना। इस कारण यह प्रक्रिया उच्च ताप पर तीव्र तथा निम्न ताप पर कम, ठीक है, तीव्रता से होती है। नोट, ताप में वृद्धि द्वारा सक्रिय ऊर्जा के मान में वृद्धि करके रासायनिक, ठीक है, रासायनिक क्या कहते हैं, रसोशोषण यानी रासायनिक अवशोषण कराने का प्रक्रम सक्रिय अधिशोषण कहलाता है। अब ताप का प्रभाव, जब हम जानते हैं कि ये ऊष्मा छेपी है, तो जब तक सक्रिय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जब तक सक्रिय ऊर्जा नहीं बढ़ रही है तब तक तो ताप वृद्धि करने पर अधिशोषण बढ़ेगा, पर जैसे ही सक्रिय ऊर्जा उन्हें मिल जाएगी उसके बाद अगर हम ज़्यादा ताप बढ़ाते हैं तो वो नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, ताप में वृद्धि के साथ साथ प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण की मात्रा में कुछ सीमा तक वृद्धि होती है तथा इसके पश्चात रसोशोषण यानी कि आपका क्या, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, क्या जो ये था आपका रासायनिक अवशोषण की मात्रा में कमी आ जाती है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अधिशोषण में निहित सक्रिय ऊर्जा अत्यधिक क्या, ताप उच्च होने के कारण निम्न ताप पर यह अभिक्रिया इतने मंद वेग से, ठीक है, इतने मंद वेग से संपन्न होती है कि इसे परिवर्तित कर पाना भी संभव नहीं है। यानी कि अगर हम ताप को वृद्धि नहीं करेंगे, ताप को कम रखेंगे तो सक्रिय ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो क्या होगी, आपकी अधिशोषण बहुत कम होगा। पर जब ताप वृद्धि करते हैं तो सक्रिय ऊर्जा, जितनी ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अधिशोषण की मात्रा, ऊर्जा प्राप्त करने तक रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, जबकि इससे ऊंचा अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, ऊष्मा छेपी होने के कारण अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो मैंने आपको जो बताया वही चीज़ है कि पहले हम जब ताप बढ़ाएंगे तो जब तक उनके परमाणुओं को, किसके, जो आपका एब्जॉर्ब होना है, उनके परमाणुओं को जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल जाती, एक्टिवेशन एनर्जी जब मिल जाती है तब तक तो ताप बढ़ाने का फ़ायदा है, पर उसके बाद अगर हम ताप और बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, आपकी अधिशोषण की मात्रा घट जाएगी। अब आ जाइए, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो सबसे पहला क्या है, ठोस अधिशोषक की प्रकृति, यानी ठोस है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर कितनी फ्री वैलेंसी है, उसका सरफेस कैसा है, उसके जैसे मैंने आपको बताया ना, सक्रिय चारकोल है, धातु ऑक्साइड है, इनके ऊपर क्या होता है, फ्री वैलेंसी बहुत सारी होती हैं, प्लस ये क्या होते हैं, आपके खुदरे होते हैं, तो इन पे क्या होगा, अधिशोषण ज़्यादा होगा। बचे जो चिकनी चीज़ें जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें, महीन चूर्ण, निकेल, कोबाल्ट धातुओं, ठीक है, धातुओं पर सामान्यतः अधिशोषित हो जाती हैं। जबकि क्या है आपका, जितना अधिक होगा क्या सरफेस एरिया या रेजिडुअल पर जितना अधिक होगा, अधिशोषण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। तो इसे देखिए, पढ़ लेते हैं। किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अवशिष्ट बल या क्षेत्र यानी रेजिडुअल फोर्स फील्ड जितना अधिक होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। सक्रिय चारकोल धातु ऑक्साइड, सिलिका और एल्युमिनियम ऑक्साइड और मृदा आसानी से, ठीक है, द्रवित होने वाली गैसों को सरलता से अधिशोषित कर सकते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें महीन चूड़ित निकेल और कोबाल्ट धातु पर सामान्यतः अधिशोषित हो जाती हैं। अब आ जाइए सरफेस एरिया, क्षेत्रफल। तो हम आपको बता चुके हैं, जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपकी क्या हो रही है, फ्री वैलेंसी या मुक्त ऊर्जा, फ्री वैलेंसी या मुक्त संयोजकता बढ़ रही है। तो देखिए दे रखा है कि अगर आपका क्या होगा, कोई चीज़ पोरस है, पोरस जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये क्या है, पोरस है मतलब आपके जो कहना चाहिए छिद्र इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये भी पोरस है, इसके अंदर छिद्र ज़्यादा है, तो छिद्र ज़्यादा होंगे उसके अंदर क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो वही चीज़ है आपका कि इसके परिवर्तित एक, ठीक है, पोरस जितना होगा उतना ही अधिशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉन पोरस पे अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इसकी पोरस पे अधिशोषण कैसे बढ़ेगा, तो कोलाइडी है तो पैलेडियम पे सबसे ज़्यादा, फिर प्लेटिनम पे, फिर गोल्ड पे, फिर निकल पे, ठीक है। फिर ठोस पर अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति, नेचर पर, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसकी क्या है, उसकी क्रांतिक ऊर्जा क्या है, वो कितने अच्छे से, क्रांतिक ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी, हमने आपको बताया जितना क्रांतिक ताप ज़्यादा होगा उतनी जल्दी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो वही देखिए, गैसों की द्रवित होने का निर्धारण कौन करता है, क्रांतिक ताप से होता है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें
का क्रांतिक ताप स्थायी गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। अतः गैस का क्रांतिक ताप उच्च होने पर अधिशोषण भी अधिक होता है, और जो आसानी से बॉन्ड बना लेगी वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी बजाय दूसरों के। फिर ताप का प्रभाव हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है ताप का प्रभाव। तो देखिए अधिशोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप तब तक तो सही रहेगा जब तक कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहा है। रासायनिक में, भौतिक में तो ताप ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दाब का प्रभाव, फिर देखिए हम आपको दाब का प्रभाव पढ़ाते हैं। दाब का प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अधिशोषण के प्रति क्या है, गैस के अधिशोषण की मात्रा जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अधिशोषण की मात्रा क्या x अपॉन पर व्यक्त करती है। तो ये आपका है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी हम कल पढ़ाएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। ओके, थैंक यू।